स्वागत है आप सभी का रेलवे ग्रुप डी की थर्ड क्लास में। उम्मीद है आप सभी ने जितने टॉपिक आपको बताए पिछली 2 क्लास में कंप्लीट आपके याद होंगे, कंप्लीट आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। चलिए फिर आप ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देखते ही आप टॉपिक याद करेंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। बताइए इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है इन क्वेश्चन का। पढ़िए। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया। अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, रोलेट एक्ट 1919, चार्टर एक्ट 1833। आप चेक भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन है सभी, जो मैं करवा रहा हूं आपको, आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। देखिए अधिनियम 1919, अधिनियम 1919 ये तो माउंट आबू चैम्सफोर्ड अधिनियम है। अधिनियम और ये 1921 में लागू हुआ। 1921 में ये लागू हुआ और राज्यों में द्वैध शासन, राज्यों, लिखिए राज्यों में द्वैध शासन शुरू हुआ। आप जानते होंगे, यानी डुअल सिस्टम। इसके द्वारा अधिनियम 1919 के द्वारा, ये माउंट आबू चैम्सफोर्ड अधिनियम है, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून, इसको बोलते हैं रोलेट एक्ट को, तो ये तो आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। और इसमें राज्यों, इसमें क्या हुआ, राज्यों में द्वैध शासन, डुअल सिस्टम समाप्त हुआ। द्वैध शासन समाप्त। अब समाप्ति का मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ, केंद्र में द्वैध शासन शुरू, केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट इसमें ईआईसी के चीनी और चाय के व्यापार को छोड़कर और सभी समाप्त कर दिए गए व्यापार, तो ये चार्टर एक्ट भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट प्राकृतिक में सामान्य डैश होता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। उदासीन होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, हानिकारक होता है। उदासीन होता है, ये आपको याद रखना है, उदासीन होता है टूथपेस्ट। प्राकृतिक में सामान्यतः क्षारीय होता है, तो ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए क्या होगा इन क्वेश्चन का ऑप्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही करके आना है। एक क्वेश्चन पर भी आप मेरिट से बाहर हो जाओगे, इतनी कंपटीशन होगा ग्रुप डी के पेपर में। चलिए इन क्वेश्चन को पढ़िए और विस्थापन अभिक्रियाएं, विनिमय अभिक्रियाएं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं, द्रव्य विस्थापन अभिक्रियाएं, तो क्या ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। बताइए विस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी होती है। विस्थापन अभिक्रियाएं यौगिक के, जो वे अभिक्रियाएं जो यौगिक के, लिखिए यौगिक के तत्व को एक तत्व विस्थापित हो जाते हैं जिन अभिक्रियाओं में, ऐसे लिख लीजिए, जिनमें, जिनमें दो तत्व, दो तत्व एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, तो वे विस्थापन अभिक्रियाएं है ना। पूछ रहा है आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, कौन सी अभिक्रिया होगी।
अवक्षेपण होगी या विनिमय होगी। अब देखिए विनिमय अभिक्रिया कौन सी है, जब दो तत्व आपस में विस्थापित होकर नया यौगिक बनाते हैं, नया तत्व बनाते हैं, जब दो तत्व, तो उनको कहते हैं विनिमय अभिक्रिया। एक दूसरे से विस्थापित होकर नया तत्व बनाते हैं, तो वे विनिमय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है जी। अब बताइए अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में जब किसी विलयन में घुलनशील अघुलनशील पदार्थ उत्पन्न हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, लिख लीजिएगा आप अपने आप, द्विक विस्थापन अभिक्रिया। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है। तो ये अभिक्रिया है। केमिस्ट्री में आपको, केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन कराए जाते हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक है वे पढ़ लीजिएगा। अब ये अभिक्रियाएं के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, विस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी होती है और विनिमय अभिक्रियाएं अच्छी तरीके से एग्जाम्पल सहित आप बिल्कुल अच्छे से इनके बारे में पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से, जो भी आपके पास नोट्स हो या चाहे बुक हो। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। अब देखिए आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 बताइए किससे संबंधित है। आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट से संबंधित है। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार 12 से 35 के अंदर आते हैं मौलिक अधिकार। तो ये तो नहीं है ऑप्शन। अब देखिए आर्टिकल 244, ये भी ऑप्शन नहीं है आर्टिकल। अब देखिए डीपीएसपी आते हैं। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से डीपीएसपी 36 से 51 डीपीएसपी, और डीपीएसपी से बाद में आते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51। ये ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन का। और चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे। आंसर क्या है बताइए इन क्वेश्चनों का। निम्न में से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। आसान क्वेश्चन है। निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए। अभिक्रिया भी है। अब देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। केमिस्ट्री हमेशा परेशान करती है बच्चों को, तो मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा और केमिस्ट्री के क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ूंगा जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो क्लास को पूरी देखनी है। छोटी क्लास होगी आपकी। छोटी क्लास इसलिए होगी कि आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाएं, टॉपिक भी आप याद करते जाएं। अब केमिस्ट्री में आप अभिक्रिया जो आपके किताब हो, बुक हो, तो अभिक्रियाएं पढ़ लीजिए। और रासायनिक सूत्र मैंने बताया था आपको याद कर रखने हैं। रासायनिक सूत्र केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र आपको बिल्कुल पक्के याद होने चाहिए। अब बताइए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो 3 कार्बन परमाणु नहीं है। पायरुविक अम्ल CH3, CO और COOH, ये अम्ल है। COOH ये अम्ल है। तो देखिए 3 कार्बन परमाणु है, ये राइट ऑप्शन है। एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल 3 कार्बन परमाणु नहीं है। ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। और देखिए इसमें भी कार्बन परमाणु ज्यादा है। तो 3 कार्बन परमाणु पूछे हैं, बता दीजिए। राइट ऑप्शन बी। तो आपको सूत्र जरूर याद रखने हैं, केमिस्ट्री में फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं। आप बताइए ये अभिक्रिया, निम्न रासायनिक अभिक्रिया पर विचार कीजिए। अब बताइए ये कार्बन, ऑक्सीजन और H2, बताइए हाइड्रोजन, क्या बनेगा उत्पाद। पी उत्पाद क्या होगा, ये पूछा है इन ऑप्शन में। पी उत्पाद क्या होगा। अब आप समझेंगे 4 हाइड्रोजन है। देखिए 4 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, इसमें से 3 हाइड्रोजन किसके साथ, कार्बन के साथ लिख दूं तो CH3 मैथिल बन जाएगा। CH3, एक हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है, 3, एक बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ लिख दूं तो OH बन जाएगा। ये देखिए ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन बताइए कौन सा है। सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट होगा। तो ऐसे अभिक्रियाएं भी आपको देगा, अभिक्रियाएं आपको करनी होगी और ऑप्शन लगाना होगा। अभिक्रियाएं समझ के आपको करनी होगी और ऑप्शन का आंसर देना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए पढ़िए क्वेश्चन और आंसर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को मैंने पहले ही अंडरलाइन कर दिया, शक्तियों के विभाजन को सूची के रूप में दर्शाया है। बताइए सूची पॉलिटी से क्वेश्चन है और सूची अनुसूची आपको याद रखनी है। अनुसूची 12 अनुसूची है वर्तमान में, 12 की 12 आपके याद होनी चाहिए। बताइए देखिए कुछ अनुसूची मैं याद करवा देता हूं और आपको ये ट्रिक पता भी होगी। लिखिए SPORTS ऐसे लिख देंगे स्पोर्ट्स। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी, चौथी और पांचवी और 6 अनुसूची, 6 आपको वैसे याद करनी पड़ेगी। अब देखिए एस से स्टेट यूटी, इसमें है स्टेट यूटी, और पी से स्टेट यूटी, और SPORT एस स्पोर्ट्स, पी से पेमेंट, इसमें पेमेंट, ओ से ओथ, यानी शपथ, ओथ शपथ, और शक्ति केंद्र और शक्ति, केंद्र और राज्य की शक्ति, इसी में ही है केंद्र और राज्य की शक्ति। या तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। और आर से राज्यसभा, राज्यसभा लिखिए राज्यसभा। और देखिए टी से ट्राइबल, और एस से स्पेशल स्टेट। स्पेशल स्टेट कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, सॉरी मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो ये 6 अनुसूची आपको याद रखनी है। जैसे लैंग्वेज में 8 लैंग्वेज में 8 शब्द होते हैं, 8 शब्द होते हैं लैंग्वेज में, और तो 8वीं अनुसूची लैंग्वेज से संबंधित है। 8 ही शब्द लैंग्वेज में होते हैं और 8वीं अनुसूची लैंग्वेज से संबंधित है, यानी भाषा से संबंधित है। ऐसे आप 8वीं अनुसूची याद रखिए। और भी अनुसूची आपकी बुक में हो, सब 12 की 12 अनुसूची आपको याद रखनी है। कौन सी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो अणुओं का कंपन बढ़ेगा। प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स आपको पढ़ते रहना है, फिजिक्स भी। और पॉलिटी आपकी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटी से जरूर क्वेश्चन आता है, आर्टिकल से जरूर क्वेश्चन आता है। आर्टिकल, सभी आर्टिकल आपके याद होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 1957 द्वारा की गई थी। अशोक मेहता समिति, सिंधवी समिति, और जी बलवंत राय मेहता समिति, JKV राय रो समिति। बताइए ऑप्शन क्या होगा। और जीवाश्म ईंधन कोयला किस प्रकार के संसाधन है? दोनों क्वेश्चन का ऑप्शन बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखिए यदि मैं बताऊं आपको तो अशोक मेहता समिति आप ऐसे भी कर सकते हैं, याद रखेंगे सन 1977, सिंधवी समिति 1986, और बलवंत रॉय मेहता समिति 1957 वहां पर लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन होगा। JKV समिति 1985, 1985। तो अशोक मेहता समिति, इसमें द्विस्तरीय प्रणाली, द्विस्तरीय प्रणाली शुरू हुई। और देखिए सिंधवी समिति, सिंधवी समिति इसमें पंचायती राज को प्रभावी बनाया गया, पंचायती राज को प्रभावी
बलवंत रॉय मेहता समिति त्रिस्तरीय, ये ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। और जेकेवी समिति, जेकेवी समिति बताइए, जेकेवी समिति, जेकेवी राव समिति, जेकेवी राव समिति पंचायती राज को अधिक प्रभावी और विकेंद्रीकरण किया गया, विकेंद्रीकरण, पंचायती राज को अधिक प्रभावी बनाया गया और विकेंद्रीकरण किया गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसमें भी लिख लीजिए, अधिक प्रभावी बनाया गया जेकेवी राव समिति में। जीवाश्म ईंधन कोयला किस प्रकार के संसाधन है? समाप्य और नवीनीकरण जो सीमित, जो असीमित हो, गैर नवीनीकरण जो सीमित हो, तो ये सीमित है, गैर नवीनीकरण, समाप्य और गैर नवीनीकरण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बस यहीं पर समाप्त करते हैं अपनी क्लास को? ज्यादा टॉपिक हो जाएंगे, वरना टॉपिक पढ़ने हैं आपको समिति पढ़नी है और अनुसूची पढ़नी है आज, और आर्टिकल पढ़ने हैं। 3 टॉपिक आपको कंप्लीट पढ़ने हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप 3 टॉपिक बिल्कुल कवर कर लीजिए, अपने 3 टॉपिक आपके पक्के होने चाहिए। और ऐसे ही हम आपको कराएंगे, 20 या 25 मिनट की क्लास आपकी होगी, ज्यादा टॉपिक हो जाएंगे, वरना बड़ी क्लास होगी तो ज्यादा टॉपिक हो जाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे आप, छोड़ देंगे बीच में ही। तो छोड़ना नहीं है, बीच में पढ़ते रहना है। अभी टाइम काफी है, ज्यादा टाइम भी नहीं है, टाइम आप ऐसे ही 3-4 टॉपिक डेली पढ़ेंगे तो कवर कर लेंगे, और अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे तो रिवीजन भी हो जाता है डेली, पिछला जो पढ़ा हुआ है। और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पिछला भूलते जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।